हाय गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र। चैप्टर है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण। स्टार्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। जब वो भोजन बनाते हैं पौधे, तो ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में मुक्त करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं यह वायुमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग का भी एक मुख्य कारण है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। तो लाभदायक और हानिकारक क्यों है? पौधों के लिए तो ये लाभदायक है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, तो वही ऑक्सीजन मनुष्य एब्जॉर्ब करता है। तो इसलिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है। आगे देखते हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती है, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक यानी फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, प्लस भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो ये सब पादप ही करते हैं प्रकाश संश्लेषण के उपस्थिति में। आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है। पौधों के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? फायदेमंद है या बेनिफिट है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि एवं विकास संभव होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे देख लेते हैं। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। पिछले कुछ दशकों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो ये लाइन आपकी वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यातव्य है कि पिछले कुछ दशकों से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार वृद्धि हो रही है। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस लाइन को सेम टू सेम करके आंसर भी मतलब आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है। आगे देख लेते हैं। वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होता है। वैश्विक ऊष्मन में ग्लोबल वार्मिंग जो है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण ही होता है। वर्ष 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वहीं अब यह मात्रा जो है 415 पार्ट्स पर मिलियन पार कर चुकी है, मतलब अधिक पहुंच चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक यह मात्रा करीब 650 से 950 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच जाएगी, जिससे क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm यानी 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र एवं जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से प्राकृतिक संतुलन जो है बिगड़ चुका है।
मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन गैस को क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। इसका स्रोत क्या होता है मीथेन का? बायोगैस। बायोगैस से मीथेन निकलती है। जीवाणुओं के अपघटन के द्वारा मीथेन गैस निकलती है और जुगाली करने वाले पशुओं से भी मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। यह एक हरितगृह गैस है जो वायु प्रदूषक एयर पॉल्यूटेंट होती है। धान के खेत, कोयले की खदान, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के लिए मानवीय स्रोत हैं। ये सब क्या है? मानवीय स्रोत। अब धान के खेत से कैसे निकलेगी? मनुष्य धान उगाएगा, काटेगा तो क्या होता है? मीथेन गैस निकलती है। कोयले के खदानों से कैसे निकल रहे? क्योंकि कोयले के खदानों से हम कोयला निकाल रहे हैं। घरेलू पशु क्या कर रहे हैं? वातावरण में जुगाली करके अपने मुंह को चलाकर मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। घरेलू पशु जो है जुगाली क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपने खाने को पचाते हैं। जबकि आर्द्र भूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? ये सब तो मानवीय स्रोत हैं। धान के खेत, कोयले के खदान, घरेलू पशु, ये मानवीय स्रोतों से हैं। प्राकृतिक स्रोत से कैसे निकलते हैं? आर्द्र भूमि के थ्रू मीथेन गैस निकलता है, समुद्र से निकलता है, हाइड्रेट्स से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन की सर्वाधिक जो प्रतिशत है, 76% जो है आर्द्र भूमियों से निकल रहा है मीथेन। तो सबसे ज़्यादा मीथेन कहाँ से निकलता है? प्राकृतिक स्रोत में, तो आर्द्र भूमि से निकलता है, जिसे हम वेटलैंड भी कहते हैं। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इसके पिघलने पर यह पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाता है। यह आर्कटिक या उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित एवं अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे, महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों तथा गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाई जाती है। तो मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों की तलहटी में पाई जाती है, गहरे जलीय निकायों में, समुद्री निकायों में, निक्षेपों में पाई जाती है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब जैसे भूमंडलीय ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा, तो ग्लेशियर क्या होगा? पिघलेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो मीथेन निकलेगी। इसके पिघलने से वैश्विक तापमान और उसके दुष्प्रभाव में और तेजी से वृद्धि होगी। अभी तो जो थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अगर मीथेन ग्लेशियर पिघल गया और मीथेन और निकलने लगा तो और भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय, लगभग 12 वर्ष कम समय ही विद्यमान रहती है। मीथेन जो है वायुमंडल में बहुत कम समय तक, कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक विद्यमान रहती है, उसके बाद ये नष्ट हो जाती है। यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद ये क्या करती है? ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है। आगे देखते हैं। चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो जब जो है चावल के खेतों में या किसी भी खेतों में, वैसे चावल के खेतों में जब नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग होता है तो मृदा के द्वारा जो है नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के दो प्रमुख कारक हैं कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक तथा कार्बन अवशोषण में कमी वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन सौरधधक सोलर फ्लेयर में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं। नासा एवं अन्य अध्ययन क्या है? सौरधधक यानी सोलर फ्लेयर में वृद्धि को
जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं मानते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि तथा ओजोन परत का अवक्षय यानी ओजोन परत का क्षय हो रहा है, नष्ट हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण हैं, जलवायु परिवर्तन के कौन कौन से कारण था? ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि हो रही प्लस ओजोन का क्षय हो रहा है। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का जो क्षरण है वह अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। फसल या जैव मात्रा अवशेषों का दहन हो रहा है तो ये सारी गैसें हमारी निकल रही हैं। यहाँ देखते हैं, फसल या जैव मात्रा के अवशेषों जैसे धान, गेहूँ, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के दहन से मतलब जलाने के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, ऑर्गेनिक कार्बन, मीथेन, अन्य हाइड्रोकार्बन, अस्थिर कार्बनिक यौगिक, ओजोन, निलंबित कण यानी पीएम, पार्टिकुलर मैटर, एरोसॉल्स आदि निर्मुक्त होते हैं, यानी ये सब मुक्त होते हैं वातावरण में, जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य एवं जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। तो जब हम फसल जैव मात्रा के अवशेषों का दहन करते हैं, जैसे पराली जलाना, धान गेहूँ आदि के जो फसल अवशेष होते हैं उसे हम जब जलाते हैं तो ये सारी गैसें वायुमंडल में निष्कासित होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैसें एवं प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि ओजोन परत का क्षरण जो है अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है: ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण है, मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हानिकारक और लाभदायक दोनों है। मानव के लिए हानिकारक, लेकिन पेड़ पौधों के लिए जो है लाभदायक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड का ही ग्रहण करके भोजन बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन की रचना करते हैं या निष्कासित करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण भी है, जो हमारे लिए हानिकारक भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन या कार्बन फर्टिलाइजेशन का सर्वोत्तम वर्णित करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ी हुई अम्लता। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर सही है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से इसकी सांद्रता के कारण जो है पादप वृद्धि भी हो रहे हैं। डिटेल देख लेते हैं इसका। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति तथा वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जिससे पौधों में वृद्धि एवं विकास संभव हो सके। अतः वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं
जीवाश्मिक ईंधन का आधिकारिक प्रज्वलन, तेल चालित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, सौर धधक में वृद्धि, अत्यधिक जो है वनोन्मूलन। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। 3 आंसर सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन जो है सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के 2 प्रमुख कारण हैं कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि तथा कार्बन अवशोषण में कमी वाले कारक। कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारणों में जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक प्रज्वलन, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि आदि आते हैं। अतः वायुमंडल में कार्बन का सांद्रण बढ़ रहा है, जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जलवायु को प्रभावित कर रहा है। नासा एवं अन्य के अध्ययन सौर धधक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते हैं, कि सौर धधक में जो वृद्धि होती है वो जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से निर्मुक्त होते हैं। कौन निर्मुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है डी, चारों ही। अगर हम फसलों को जलाते हैं तो चारों ही वायुमंडल में मुक्त हो रहे हैं जलाने से। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी गैसों का उत्सर्जन होता है अगर हम किसी फसल या जैव मात्रा को जला रहे हैं। एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर है सी, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक ऊष्मन उत्सर्जन के कारण होता है? नाइट्रोजन के, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के, हाइड्रोकार्बन की। तो इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है वैश्विक उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रस ऑक्साइड की, ओजोन की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड की। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया, यूपीपीसीएस 2008, यूपीपीसीएस 2006। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.02%, 0.03%, 0.04%, 0.05%। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% तक मानी जाती है कि इसकी एक संतुलन अवस्था है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक या प्री इंडस्ट्रियल युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm या 0.03% थी, जिससे वायुमंडल, समुद्र, जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना था। हालांकि मानवीय गतिविधियों जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से यह प्राकृतिक संतुलन क्या हो गया है? बिगड़ गया है। वर्तमान में औसत वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी है? 415 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन से अधिक हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भारी वर्षा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा भी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 12 है, धान के खेत, कोयले की खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि उपयुक्त में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? तो चारों ही मीथेन के स्रोत हैं। आर्द्र भूमि से सबसे ज़्यादा मीथेन निकलती है, धान के खेत से भी मीथेन निकलती है, कोयले के खनन के द्वारा भी मीथेन निकलती है और पालतू पशुओं की जुगाली के द्वारा भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। धान के खेत, कोयले की खदानें, घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक की बाम्बी,
समुद्र हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भूमि जो है भाग जो है आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। यानी सबसे ज़्यादा आपका प्राकृतिक स्रोत से मीथेन उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है? आर्द्र भूमि से, वेटलैंड से। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? केवल धान के खेत से, केवल दीमक के बाम्बी से, ए और बी दोनों से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो कौन सी है? तो ये है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 15 है, धान के खेतों से उत्पन्न होने वाली गैस जो कि भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि से संबंध है वह कौन सी होती है? तो वह होती है मीथेन। धान के खेतों से, पशुओं के जुगाली से प्लस कोयले के खनन से गैस निकलती है। कौन सी? मीथेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस गैस या जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण या निष्कासन होता है वह कौन सी है? तो वह है, उसका नाम है मीथेन। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसको पढ़ लेते हैं। मीथेन को हम मार्स गैस भी कहते हैं, जिसका उपयोग जो है, जिसका स्रोत क्या है? बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु हैं। यह एक हरित गृह गैस है या ग्रीन हाउस गैस है जो कि वायु प्रदूषक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचली भाग में नहीं रहती हैं, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती हैं, समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ध्रुवीय बर्फ छत्रक वायु का प्रग्रहण कर लेते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है बी। समुद्रों में पादप प्लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का अवशोषण कर लिया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती, बल्कि समुद्री पादपों या भूमि पर पौधों एवं मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उससे अपना भोजन बनाते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, जो मानवों के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित होता है। मीथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर है डी। तीनों ही कथन सही है मीथेन के बारे में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप तथा उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। तो जब ये बर्फ के रूप में जम जाती है मीथेन, तो हम इसे क्या कहते हैं? मीथेन हाइड्रेट। यह आर्कटिक, उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित अंटार्कटिक यानी आर्कटिक से लेके अंटार्कटिक में जो बर्फ वाले क्षेत्र हैं, बर्फ क्षेत्र के नीचे महाद्वीपीय उपांतों में तलहटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकायों, गहरे समुद्री तल में विशाल रूप से इसके निक्षेप पाए गए हैं। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, अगर ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो और भी ग्लोबल वार्मिंग होगी। इसके पिघलने से वैश्विक तापमान और उसके दुष्प्रभाव में और भी तेजी से वृद्धि होगी। साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय, लगभग 12 वर्ष में ही विद्यमान रहता है और यह ऑक्सीकृत होकर 12 वर्ष के बाद यह ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभाव्यतया
वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? चावल की खेती से संबंधित अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चावल की खेती से संबंधित अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारक हैं। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। इसको हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।